हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में सभी स्टूडेंट का वापस से एक बार वेलकम है। टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो लेट्स नाउ स्टार्ट। अब हम करेंगे लॉ ऑफ होमोजेनिटी। देखिए, सबसे पहले सभी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी लॉ क्या कहता है या होमोजेनिटी मतलब क्या होती है। तो मैं आपको सबसे पहले बात करूं, लॉ तो आप जानते हैं, लॉ का मतलब क्या होता है सभी स्टूडेंट। लॉ का मतलब लॉ ही होता है और होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। लॉ का मतलब लॉ और होमो का मतलब सेम। अब यानी कि उसके बाद यानी कि जेनिटी का मतलब होता है डायमेंशन। जेनिटी का मतलब क्या होता है? डायमेंशन। यानी कि ऐसा लो जिसमें फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होती हैं। एक ऐसा लो जिसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होती है, उसको हम लॉ ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। तो रीडिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले एवरी इक्वेशन रिलेटिंग फिजिकल क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनली होमोजीनियस। यानी कि इस लॉ के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी की इक्वेशंस बनती है, जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी की इक्वेशंस बनती हैं या फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड इक्वेशंस बनती हैं, वो डायमेंशनली कैसी होनी चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। इसका मतलब उन फिजिकल क्वांटिटी की ईच टर्म की डायमेंशन कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद या हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर सेम। मतलब फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसी होनी चाहिए बेटा? फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा कि मैंने मान लिया एक W है, W इज इक्वल टू Q प्लस एक्स। W इज इक्वल टू Q प्लस एक्स। अब यानी कि Q एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी PQ1, यानी कि Q एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम दे दिया PQ1। X भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम PQ2 और W भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मैंने मान लिया PQ नेट। यानी कि W किससे मिलकर के बना है? W Q और X से मिलकर के बना है। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि जो हमारी Q की डायमेंशन है, जो हमारी X की डायमेंशन है, वो W की डायमेंशन के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। यानी कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग Q वाली फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन, X वाली फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन W वाली फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। इसी को जो बोला जाता है वो बोला जाता है लॉ ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोला जाता है बेटा? लॉ ऑफ होमोजेनिटी। आई मेरी बात समझ में? इसको ही हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ होमोजेनिटी। और इसके लिए क्या किया जाता है, ये इसका यूज, यानी कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी आर यूज्ड ऑलवेज इन यूनिट कन्वर्जन। यानी कि इसको हम कब यूज करेंगे? यूनिट कन्वर्जन के अंदर यूज करेंगे। मतलब लॉ ऑफ होमोजेनिटी आर यूज्ड ऑलवेज इन यूनिट कन्वर्जन। यानी कि होमोजेनिटी के लॉ को हमेशा यूनिट कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है। साथ में एक यूनिट कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला भी होता है। कौन सा? सबसे पहले N1U1 इज इक्वल टू N2U2। मेरी बात क्लियर है? ये फॉर्मूला हमें जरूर याद रखना है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो देखिए, सबसे पहले अब N1U1 इज इक्वल टू N2U2, इसके बारे में हमें बताना है कि N1 क्या होता है, U1 क्या होता है, N2 क्या होता है और U2 क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे वेयर N1। तो वेयर N1 यानी कि गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जो भी मुझे फिजिकल क्वांटिटी देगा उसका मैग्नीट्यूड, उसका क्या होना चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दैट्स क्लियर। उसके बाद मैं U1 की बात करूंगा। तो U1 में बात करने पे क्या होगा? U1 में बात जो आती है वो आएगी आपकी जिस यूनिट में वो क्वांटिटी
फिजिकल देगा, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमें दी गई है उसको किस यूनिट में दे रहा है वो, चाहे SI यूनिट हो, चाहे CGS यूनिट हो, चाहे FPS यूनिट हो, यानी कि गिवन यूनिट, यानी कि किस यूनिट में वो हमें दे रहा है उस क्वांटिटी को, गिवन यूनिट। ठीक है। अगर मैं N2 की बात करूं तो N2 में होगा आपका कन्वर्टिंग, यानी कि कन्वर्ट मैग्नीट्यूड, या तो कन्वर्ट करना है, या इसको मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं सॉल्व मैग्नीट्यूड, सॉल्व मैग्नीट्यूड, या तो कन्वर्टिंग मैग्नीट्यूड या हमारा सॉल्व मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी कि जिसमें मुझे फाइंड करना है, जिसमें मुझे क्या करना है बेटा, जिसमें हमें उसको फाइंड करना है। और U2 यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हमें फाइंड यूनिट, यानी कि जिस यूनिट में फाइंड करना है। इसको सबसे पहले आप N1 U1 N2 U2 को आप सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। कैसे आपको समझ में आएगा? एग्जांपल मेरे सामने आपने ले लिया, जैसे 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, इस 5 न्यूटन को CGS में कन्वर्ट कीजिए, CGS में कन्वर्ट कीजिए। 5 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है? CGS में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 5 न्यूटन को करना है, तो ये जो 5 है ना, ये क्या है? गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ही तो है कि कितने न्यूटन का? 5 न्यूटन का। कि इसकी जगह होता है 7 न्यूटन का, इसकी जगह 8 न्यूटन का। तो ये जो बेटा किसी भी यूनिट के सामने जो वैल्यू लिखी होती है हम उसका क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो वो मैग्नीट्यूड, गिवन मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का जो गिवन मैग्नीट्यूड है वो किसका काम करेगा? वो N1 का काम करेगा। तो ये मेरे पास बेटा आ गया N1। दैट्स क्लियर। अब U1 क्या है? गिवन यूनिट, यानी कि ये N1 किस यूनिट में दिया है? न्यूटन में दिया है। तो ये आपका काम करेगा U1 का। अब ये चाहे इसकी जगह जैसे न्यूटन है तो न्यूटन तो मेरी कैसा यूनिट होगी? SI यूनिट हो गई। क्लियर। दूसरा N2 क्या है? कन्वर्ट या सोल्व मैग्नीट्यूड, यानी कि N2 जो ये क्वेश्चन मार्क है वो आपको N2 फाइंड करना होता है, N2 आपको फाइंड करना होता है। U2 क्या है? जिसमें फाइंड करना है। तो किसमें फाइंड करना है? CGS में। तो ये जो है ना CGS, ये U2 का काम करेगा। ये किसका काम करेगा बेटा? U2 का काम करने वाला है। और ये सारा काम जो करेंगे बेटा हम डायमेंशन की हेल्प से करेंगे। किसकी हेल्प से करेंगे? डायमेंशन की हेल्प से। तो करके देखें एक बार इसको। तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम जो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? अब लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो आपको सब कुछ पता चल गया, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी के अंदर आप अगर आप देखोगे तो आपको एक ही चीज दिखाई देगा, क्या? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। मुझे क्या करना है? N2 फाइंड करना है। मैं तो आराम से N2 फाइंड करूंगा। तो N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2। अब थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले कैसे बेटा? अब ये करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, यानी कि इसको जो हेल्प करेंगे, सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ। तो इसका मतलब N2, अब N2 फाइंड करना है। अब N1 की वैल्यू बताइए, आप खुद बता सकते हैं। N1 की वैल्यू 5 न्यूटन। अब U1 आपको नहीं पता, U1 एक SI यूनिट है और U2 आपका CGS यूनिट है। तो जिस यूनिट में दिया है उसको ऊपर रखना है और जिस यूनिट में निकालना है उसको नीचे रखना है। तो देखिए यहां पर N2 इज इक्वल टू 5। अब मुझे बताइए, ये जो न्यूटन है ये फोर्स की SI यूनिट है या प्रेशर की है? ये फोर्स की SI यूनिट है। तो फोर्स की डायमेंशन, अब यहां पे डायमेंशन हेल्प कीजिए, यूज डायमेंशन, यानी कि ये आपको जो न्यूटन है वो दिया गया है MKS के अंदर। किसके अंदर दिया है? MKS के अंदर। और किस में फाइंड करना है बेटा? CGS में फाइंड करना है। ऐसा लिखने के बाद आपको करना है यूजेस ऑफ डायमेंशन। क्या यूज करना है? यूजेस ऑफ डायमेंशन। मुझे क्या करना है? इसके अंदर डायमेंशन का यूज करना है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर डायमेंशन का यूज करूंगा तो N2 इज इक्वल टू 5। उसके बाद सबसे पहले फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है? MLT माइनस 2, MLT माइनस 2। इस तरीके से हमें लेके चलना है, MLT माइनस 2। तो देखिए सबसे पहले यहां पे MLT माइनस 2 अपॉन, यहां पे देखोगे MLT माइनस 2, ये डायमेंशन हो गई। अब आप क्या करोगे? एक बार ऐसा मैंने सबसे पहले यूनिट के अंदर करा दिया था सीधा, पर लेकिन अब मुझे डायमेंशन की हेल्प से करना है। अब क्या होगा? सर सारी डायमेंशन सेम है, इनको काट दे,
इसको मैं SI मान के चलूंगा और इसको मैं CGS मान के चलूंगा, ठीक है बेटा। तो N2 इज इक्वल टू 5 आ गया। 5 के बाद SI यूनिट, तो देखो मास M से क्या होता है बेटा, M से क्या होता है ध्यान से बताओ, मास होता है। तो मास को इस तरीके से रखेंगे, ये मेरा मास हो गया। M से मास होता है ना, तो मास को SI यूनिट में क्या लिखेंगे, किलोग्राम। क्या लिखेंगे, किलोग्राम, ठीक है। L क्या है, लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है कि नहीं होती, मीटर होती है। टाइम का सेकंड की पावर -2 होती है कि नहीं होती, होती है। अब नीचे चलिए, सीजीएस में जो हमारा मास है वो ग्राम में जाएगा या किलोग्राम में जाएगा, ग्राम में। बस आपको यहां ध्यान देना है कि यहां मैं क्या कर रहा हूं, अब कन्वर्जन कर रहा हूं इस डायमेंशन की हेल्प से। M4 मास की SI यूनिट किलोग्राम, लेंथ की SI यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड, पावर एज इट इज रखनी है। सीजीएस के अंदर मास ग्राम, लेंथ आपका मीटर, लेंथ आपका कितना हो जाएगा, लेंथ आपका सेंटीमीटर, लेंथ कितना हो जाएगा दोस्तों, सेंटीमीटर। और टाइम का, टाइम तो सभी जगह सेम रहता है, तो मैं इस टाइम से इस टाइम को कैंसिल आउट कर सकता हूं, इस टाइम से इस टाइम को कैंसिल आउट कर सकता हूं। उसके बाद N2 इज इक्वल टू 5, यहां पे 5 आ गया। उसके बाद किलोग्राम, तो किलोग्राम को लिखेंगे हम, ग्राम में कन्वर्ट करना है, 1000 ग्राम कर सकते हैं। मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर। आप कहोगे क्यों, क्योंकि आपको अगर इनको कैंसिल आउट करना है तो बिल्कुल सेम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। ग्राम को ग्राम में ही रहने देंगे क्योंकि यूनिट सेम करनी है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में। तो इस वाले ग्राम से ये वाला ग्राम कैंसिल, इस वाले सेंटीमीटर से इस वाले सेंटीमीटर, क्या कैंसिल आउट है। तो यहां पे मैंने क्या निकाला, N2 इज इक्वल टू 5 इंटू 1000 को लिख सकता हूं 10 की पावर 3 और 100 को लिख सकता हूं 10 की पावर 2। तो N2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 इंटू 10 की पावर 5। कितना आ गया, 5 इंटू 10 की पावर 5। क्लियर। यानी कि अब मेरा जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, डाइन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो डाइन होती है। क्या होती है बेटा, डाइन। यानी कि जो फाइनली आंसर आपका आ गया वो आ गया N2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर डाइन। यानी कि उसको मैंने 5 न्यूटन को किस में कन्वर्ट कर लिया, सीजीएस में, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो एग्जांपल आपके सामने बिल्कुल अच्छे से करके दिखाया है। और नेक्स्ट एग्जांपल और हम लेते हैं, सबसे पहले आप इसको नोट कीजिएगा। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। तो देखिए सबसे पहले यहां पर वेलोसिटी ऑफ साउंड जो आएगा वो आएगा 332 मीटर पर सेकंड। यानी कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो आने वाला है, जो होता है वो 332 मीटर पर सेकंड होता है। अब इसको मुझे कन्वर्ट जो करना है वो करना है किलोमीटर पर आवर के अंदर। अब कैसे, तो सबसे पहले मुझे दिए कि जो गिवन है वो वैल्यू गिवन है 332 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसमें बेटा, मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड यहां से ध्यान से देखो बेटा, 332 जो काम करेगा वो N1 का काम करेगा और मीटर पर सेकंड हमारा U1 का काम करेगा। कन्वर्ट किस में करना है, वो आपको वैल्यू N2 फाइंड करनी है और कन्वर्ट करनी है किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो ये N2 जो है वो मैग्नीट्यूड आपको निकालना है और किलोमीटर काम करेगा मेरा U2 का। तो इसको मैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी से भी सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैं लॉ ऑफ होमोजेनिटी से ही सॉल्व करता हूं, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो बेटा लॉ ऑफ होमोजेनिटी आप जानते हैं, अभी आपको समझाया था, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। बिल्कुल शाबाश बेटा, N1 U1 आपको पता है, N2 U2 भी आपको पता है। N2 आपको फाइंड करना है, तो N2 फाइंड करने के लिए N1 U1 अपॉन U2, N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2। तो यहां पे मैं N2 की बात करूंगा, तो N2 में देखिए N1 कितना है बेटा, मेरा 332 है बेटा। कितना है, 332। इस चीज का ध्यान रखना है, कितना है, 332। अब यहां पे देखा मैंने, ये है मीटर पर सेकंड, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स। ओहो, कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, यानी कि किलोमीटर
हावर इनवर्स, किलोमीटर हावर्स इनवर्स। इसका मतलब बेटा आप इसको डायमेंशन की हेल्प से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली इस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। मीटर पर सेकंड में तो दे रखा है और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो चले, तो क्वेश्चन करने का तरीका N2 दिख रहा है आपको, 332 का बिल्कुल एज इट इज लिखेंगे आप। कितने सुंदर बच्चे हैं। अब सबसे पहले मीटर, मीटर को मीटर में, अब इधर देखना सेकंड, टाइम को सेकंड में, इस तरह से अलग अलग कीजिए बेटा। उसके बाद किलोमीटर, मीटर के नीचे किलोमीटर, और हावर को हावर इनवर्स। अब इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले N2, तो 332 एज इट इज है आपका। अब जो ना, अब कन्वर्ट कीजिए। अब मीटर को किलोमीटर में, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, मीटर को किलोमीटर में आप कन्वर्ट करोगे या किलोमीटर को मीटर में, आपको देखना है। बहुत सिंपल है, कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे हमने अभी कन्वर्ट करे थे नीचे, इस तरीके से। तो मैंने देखा यहां पे मीटर हो गया और 1 किलोमीटर के अंदर कितना, 1000 मीटर। 1 सॉरी। तो यहां पे सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में बनाना है। अब किलोमीटर को मीटर में बनाना है, किलोमीटर को मीटर में बनाना है, तो इस चीज का ध्यान रख लेना। किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। उस तरीके से करना है। तो फटाफट इसे, या एक काम करो बेटा, इसके अंदर आप सबसे पहले जो है कन्वर्ट कीजिए। तो इसमें मीटर को किलोमीटर में करेंगे, तो मीटर में, किलोमीटर को किलोमीटर में बनाने के लिए 1000 से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो यानी कि यहाँ आ जाएगा कि यहाँ पे इधर हो जाएगा कितना, 1/1000 किलोमीटर, किलोमीटर अपॉन किलोमीटर, बिल्कुल सहवास। अब सेकंड को देखते हैं। अब सेकंड को हावर में, हावर को सेकंड में करते थे, तो हावर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, हावर को सेकंड में कन्वर्ट, चीज़ का ध्यान रखना, हावर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 3600 से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब यानी कि सेकंड को हावर में करना है, तो 1/36 सेकंड इनवर्स, है ना। यानी कि ऊपर कितना हो जाएगा, हावर इनवर्स, हावर इनवर्स अपॉन हावर इनवर्स। कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, ठीक है ना, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। N2 इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको, ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन में है 332, अपॉन में ये चला जाएगा ऊपर, ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया इतना, 20 से 20 कैंसिल। N2 इज इक्वल टू 332 इंटू 10 अपॉन 36, डिवाइड कीजिए इसे, और इसे डिवाइड करने से आपकी N2 की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। इससे आपका जो N2, इसकी वैल्यू को आपको डिवाइड करना है, कैलकुलेट करके आपके मुझे कमेंट बॉक्स में बनाना है। 332 इंटू 10 अपॉन 36, और यहाँ जा कर के जो आपकी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। आप इस तरीके से डायमेंशन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। और वरना एक इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है जो आप बचपन से खेलते हैं। सीधा आपको कहीं पे डायमेंशन भी नहीं लेना है, सीधा आपको एक ही चीज़ याद रखनी है जो मैंने बता रखा है। अगर आपको कहीं भी मीटर पर सेकंड के अंदर स्पीड दे रखी है और उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आप क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। बट लेकिन अगर आपको कहीं किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो, और उसको मीटर पर सेकंड में करना है, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। कितना, 5/18। तो अब थोड़ा सा यही करके देखें फटाफट। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि 332 मीटर पर सेकंड एक वेलोसिटी है एयर की, उसको मुझे किस में करना है, किलोमीटर पर आवर के अंदर करना है बेटा। किसके अंदर करना है, किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से करना होगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ 332
और यहाँ पे हो गया 18/5 करके देखें तो यहाँ से डिवाइड करके देख लीजिए कैसे करना होता है। 5 6 30, 5 6 30, कितना बचा 3 बचा, तो 5 6 30, कितना बचा 2, तो 5 4 20, यानी कि 66.4 इंटू 18। अब जरा इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इनकी मल्टीप्लाई करने पे देखा मैंने 66.4 इंटू 18, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 4 32, 3 बचा, 8 6 48, 8 6 48, 48 और 3 51, 5 बचा, 8 6 48, 48 और 48 और 5 53। क्लियर, कैरी लगा 1 4 6 6, तो यहाँ पे 2 4 और 1 5, 6 और 9, यानी कि 5 और 6 11। तो ये देखो आ गया आपका मल्टीप्लाई करके, यानी कि कितना आया 11, यानी कि 195.2 मीटर पर सेकंड, यानी कि किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो मीटर पर सेकंड की स्पीड ही वो इतनी स्पीड निकल के आएगी कि 1195.2 किलोमीटर हावर्स इनवर्स, यानी कि जो आपकी वेलोसिटी है एयर की वो इतनी निकल करके आएगी। ठीक है बेटा, यानी कि हम इससे भी कर सकते हैं और जब हमें इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्लियर, ये आपको बहुत जगह हेल्प करेगा। अगर आप यहां तक करके लेके आए हो और आप पे कैलकुलेशन नहीं आ रही तो सीधा मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में पूछा है तो 18/5 से कर दीजिए, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में पूछा है तो 5/18 से कर दीजिए। लेट्स नाउ आप इसे रिटर्न करने की कोशिश करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास एक नेक्स्ट नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी रीडिंग करते हैं सबसे पहले। ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन 45 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन मीटर पर सेकंड, यानी कि एसआई सिस्टम के अंदर। बहुत आसान है बेटा, एक बॉडी है आपके पास, कोई भी ब्लॉक बॉडी हो गई। अब बॉडी को भी मैंने मान लिया ब्लॉक बॉडी। अब ये ब्लॉक बॉडी है, यानी कि मेरे पास एक ये ब्लॉक है इस तरह का, और ये ब्लॉक जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरीके से मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरीके से मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है वो 45 किलोमीटर पर मिनट का स्क्वायर, यानी कि ऊपर चला जाएगा तो वो इन्वर्स में हो जाएगा, यानी कि ये भी लिख सकते हैं 45 किलोमीटर मिनट की पावर -2। दैट क्लियर। अब वो ब्लॉक बॉडी भाग रही है, उसकी वैल्यू मुझे मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करनी है। यानी कि अगर देखें, अगर यहाँ पे देखें और मुझे कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको मैं मीटर सेकंड की पावर -2 इनवर्स में। तो इसके अंदर भी लगाएंगे लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो जैसे ही हमने इसके अंदर लॉ ऑफ होमोजेनिटी लगा दिया, तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, N1 U1 = N2 U2। इस तरीके से हम फॉर्मूला लगाएंगे लॉ ऑफ होमोजेनिटी का। जैसे ही आप लॉ ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे N1 U1 = N2 U2, तो N1 तो आपको पता है किसका काम करेगा, 45 का। U1 काम करेगा आपका किलोमीटर मिनट का इनवर्स। N2 काम करेगा जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। U2 काम करेगा जिसमें आपको निकालना है। करोगे कि नहीं करोगे, आसान से कर सकते हो ना आप। तो N2 निकालने के लिए लगा दीजिए, क्या लगाओगे, N2 = N1 U1 / U2। तो मैंने यहाँ पे N2 लगाया। अब N1 क्या है, N1 है मेरा 45। अब भैया U1 है किलोमीटर, किलोमीटर यानी कि मिनट की पावर -2 अपॉन, अब ये मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड की पावर -2, सेकंड की पावर -2। दैट्स क्लियर। यहां मैंने N2 इधर देखिए बेटा, N2 लगाने पे 45 को 45 रखा। अब मैंने यहां पे देखा किलोमीटर और मीटर दोनों सेम क्वांटिटी को एक तरफ, किलोमीटर अपॉन मीटर, बिल्कुल सही बात। उसके बाद इधर देखना है मिनट, तो मिनट को मिनट का इनवर्स की पावर -2, सेकंड की पावर -2। अब कन्वर्ट करना सोचे तो सबसे पहले देखिए मुझे कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर में करेंगे,
तो 1 किलोमीटर के अंदर कितना मीटर, 1000 मीटर अपॉन मीटर, बिल्कुल सही है बात। उसके बाद मिनट, बेटा मिनट को करना है, तो मिनट होता है 60, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, 60 की पावर -2 यानी कि 60 की, यानी कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड, यानी कि 60 सेकंड की पावर -2 और सेकंड की पावर -2, सेकंड की पावर -2 से सेकंड की पावर -2 गया, मीटर से मीटर गया, तो N2 = 45 × 1000। क्लियर। अब ये जो है 60 की पावर -2 है ना, तो ये नीचे जाना चाहिए, तो यानी कि नीचे जाएगा 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, यानी कि N2 = 45 × 1000 अपॉन 60 का स्क्वायर, 60 × 60, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो N2 = कितना आ गया, N2 = आ गया 450 × 36, तो 36 बन जा 36, 36 बन जा 36। अब जब 36 बन जा 36 हो गया तो 45 में से 36 गया तो 9 बचा, 9 बचा तो 90 हो गया भाई, यहाँ पे 9 बचा, 90 हो गया, तो 36 का 90 में कितनी बार जाएगा, 36 2 जा 72, 32 6 जा 72। अब 90 में से 72 गए तो 18 बचे, अब 18 है 36 से नहीं जा सकता, तो पॉइंट लगाओ 0, 180, तो कितना आ गया 12.5, यानी कि N2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि उस गाड़ी का जो एक्सेलरेशन होगा या उस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो N2 = 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है 12.5 मीटर सेकंड की पावर -2। दैट्स क्लियर, यहां तक क्लियर हो चुका है, आप इसको नोट कीजिएगा बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन के बाद आपको इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की या डायमेंशंस के अंदर वाले सभी एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप पीपीटी को डाउनलोड करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, और हर क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना है। अगर कोई भी डाउट आएगा तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि जो हीट एनर्जी होती है उसकी यूनिट होती है कैलोरी, इज इक्वल टू 4.2 जूल। वो किसके इक्वल हो जाती है, 4.2 जूल के इक्वल, वेयर 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। सपोज वी हैव यूज सिस्टम ऑफ यूनिट इज अल्फा किलोग्राम, बीटा मीटर एंड गामा सेकंड। Show that the magnitude of calorie in terms of new unit 4.2 alpha inverse beta square gamma की पावर 2। अब क्वेश्चन तो अभी कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया होगा, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझना है। क्वेश्चन को पार्टी करके यानी कि पार्ट कर करके उसको समझते हैं। कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, तो बिल्कुल सही बात है कि हीट एनर्जी के बारे में बात की गई है, और हीट एनर्जी जो है वो कैलोरी में होती है ना। हीट एनर्जी के अंदर जो यूनिट होती है 1 कैलोरी, 1 कैलोरी, तो वो 1 कैलोरी किसके इक्वल होती है, 4.2 जूल के इक्वल। बेटा वो होती है 4.2 जूल के इक्वल। जहां उसने बोला कि जहां 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, तो हम जानते हैं, वी नो दैट कि 1 जूल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। तो क्या मैं जूल की जगह इस वाली वैल्यू को पुट कर दूं, तो जूल की जगह वैल्यू आ गई 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, ये बिल्कुल आपको पता चल गया। सपोज वी हैव यूज सिस्टम ऑफ यूनिट, जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं कि अल्फा किलोग्राम, किलोग्राम की जगह अगर हम अल्फा किलोग्राम यूज करें, मीटर की जगह हम बीटा मीटर यूज करें, गामा सेकंड की जगह गामा सेकंड यूज करें, तो बताओ हमारी नई यूनिट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमारी नई यूनिट का मैग्नीट्यूड क्या होगा।
क्वेश्चन बहुत आसान है। मतलब फाइनली जब मेरे यहाँ भी जो हमने ऊपर वाला स्टेटमेंट सॉल्व किया उसका आंसर आया था 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। फिर वो मैं कहने लगा सपोज करो कि अगर हम जो सिस्टम यूज करते हैं उसमें किलोग्राम की जगह अल्फा किलोग्राम, बीटा की जगह बीटा मीटर और सेकंड की जगह गामा सेकंड को यूज करेंगे, तो बताओ हीट एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमको बताना है। दैट्स क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं वी नो दैट किलोग्राम की जगह मैं अल्फा किलोग्राम मान के चलूं, बिल्कुल कितने सुंदर। अगर मीटर की जगह बीटा मीटर यूज करके चलूं, अगर सेकंड की जगह गामा सेकंड यूज करके चलूंगा, तो बताइए इस पे क्या हमारा नया यूनिट आने वाला है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। तो मतलब ये जो वैल्यू आपको दी है ना कि 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2, तो ये 4.2 जो है ये तो n1 का काम करेगी और ये सारी की सारी यूनिट u1 का काम करेगी। जिसमें मुझे निकालना है उसको मैंने n2 मान लिया, और निकालना किसके अंदर है बेटा, अल्फा किलोग्राम बीटा मीटर गामा सेकंड। बिल्कुल अल्फा किलोग्राम को इंटू बीटा मीटर इंटू गामा सेकंड, यानी कि मुझे क्या निकालना है, n2 की वैल्यू को फाइंड करना है, n2 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो करके देखें सबसे पहले क्वेश्चन के सॉल्व को। तो आपने देखा कि मेरे पास यहां पे आ गया 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 इजिकल टू n2 मुझे फाइंड करना है। अब किलोग्राम की जगह अल्फा किलोग्राम, तो मैंने लिख दिया अल्फा किलोग्राम, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। यहां पे बीटा मीटर और यहां पे मीटर स्क्वायर, तो कंपैरिजन जब यहां मैं मीटर की जगह बीटा मीटर यूज करूंगा, बट लेकिन यहां है क्या, मीटर का स्क्वायर, तो यहां भी बीटा मीटर का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, इंटू बीटा मीटर का स्क्वायर बन गया। उसके बाद सेकंड की पावर -2 और यहां है गामा सेकंड, तो गामा सेकंड को भी बिल्कुल उसके इक्वल करना है, तो बन जाएगा गामा स्क्वायर सेकंड की पावर -2, बिल्कुल क्लियर। अब n2 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कैसे, n2 की वैल्यू यानी कि n2 इजिकल टू 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 अपॉन अल्फा किलोग्राम इंटू बीटा मीटर स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर सेकंड की पावर -2। तो सेकंड की पावर -2 से सेकंड की पावर -2, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर और किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल। यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद n2 इजिकल टू 4.2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर। ध्यान से समझना, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, इंटू गामा का स्क्वायर। अगर अब ये वाली पावर नीचे जो प्लस में है ऊपर चल के माइनस में चली जाएंगी, और जो नीचे माइनस में वो ऊपर जाके प्लस में, तो n2 इजिकल टू 4.2 अल्फा को ऊपर ले जाओ तो अल्फा इनवर्स, बीटा की पावर नीचे +2 है तो ऊपर जाएगा -2 और गामा की पावर +2, यानी कि n2 की वैल्यू जो आ गई वो n2 की वैल्यू इस तरीके से आ गई कि n2 इजिकल टू 4.2 अल्फा इनवर्स, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2। तो यहां देखना 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2, क्या इसके बराबर आ गई कि नहीं आ गई। तो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां हुआ होगा कि मैंने जब ये 4.2 यहाँ पे 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर माना, उसको कंपैरिजन मैंने अब इसकी जगह अल्फा बीटा गामा रखे, किलोग्राम की जगह अल्फा किलोग्राम, बीटा मीटर की जगह बीटा मीटर और सेकंड की जगह गामा सेकंड। अब जो जो यूनिट का स्क्वायर है वो तो करना ही पड़ता, यहां किलोग्राम है तो अल्फा किलोग्राम मान लिया, मीटर स्क्वायर तो बीटा मीटर स्क्वायर, मतलब बीटा का भी स्क्वायर और मीटर का भी स्क्वायर। यहां पे सेकंड की पावर -2, यहां गामा सेकंड, मतलब गामा की भी पावर -2 और सेकंड की भी पावर -2। तब मुझे नई चीज मिली, तब मैंने लॉ ऑफ होमोजेनिटी लगाया। लॉ ऑफ होमोजेनिटी से मुझे n2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यानी कि आपको बस जो आपको रखा n2 इजिकल टू 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 अपॉन अल्फा किलोग्राम इंटू बीटा मीटर स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर
यानी कि किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, और सेकंड की पावर -2 से सेकंड की पावर -2 कैंसिल। यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू नीचे बची, तो नीचे की जो पावर प्लस में है वो ऊपर माइनस में, और जो नीचे माइनस में है वो ऊपर प्लस में। यहां जाकर के ये कंक्लूजन निकला। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था बेटा। इस तरीके से भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इसे नोट कीजिएगा। फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज कुछ नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको बोलते हैं एरर। डायमेंशन की अब बात खत्म होगी, बाय डायमेंशन की प्रैक्टिस अब करते रहिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में सारी पीपीटी दे दी जाएंगी, आपको डेली उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, फर्स्ट चैप्टर भी उधर खत्म हो गया और सेकंड चैप्टर का भी 50% इधर खत्म हो चुका है। अब सबसे पहले, अब धीरे धीरे हम जैसे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे चैप्टर के अंदर हम कंसेप्ट बढ़ा रहे हैं। यूनिट और मेजरमेंट में कितना छोटा सा कंसेप्ट बढ़ा, उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ा डायमेंशन के अंदर, अब एरर के अंदर और कुछ बढ़ाएंगे। फिर सबसे जो अच्छा चैप्टर चलेगा वो चलेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले इसे नोट कीजिएगा, फिर मैं आज आपसे ऑरली डिस्कस करेंगे एरर्स के बारे में। लिखो बेटा इसे। बेटा डायमेंशन तो आपकी जो है वो खत्म हो चुकी है। डायमेंशंस के बारे में, सारी एप्लीकेशंस के बारे में मैंने डिस्कस किया है और सभी के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए बता दिए हैं। अब इसके अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, एरर। कि एरर क्या होता है, तो आपको सबसे पहले हम बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर हम एरर की बात करें तो एरर एक तरह का नाम से ही पता चल रहा है, मिस्टेक, गलती। एरर के नाम से ही पता चल रहा है कि एरर क्या होता है, मिस्टेक होती है, गलती होती है। ठीक है, अब तुरंत आपके मन में आया होगा कि फिजिक्स के अंदर एरर का क्या यूज, यानी कि फिजिक्स के अंदर हम क्या गलती करते हैं। तो सिंपल सी बात है, फिजिक्स के अंदर आप गलती क्या कर सकते हैं, उसको डांट नहीं सकते, उसको गाली नहीं दे सकते, उसको डांस नहीं दिखा सकते, आप उससे उल्टा वो नहीं बोल सकते। मतलब फिजिक्स के अंदर डिफरेंट टाइप की फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनके साथ आप क्या मिस्टेक कर सकते हैं। जो आप एटमॉस्फेरिक गलती करते हैं अपने स्टूडेंट, अपने पेरेंट्स, हम सब के साथ, वो वाली गलतियां हम फिजिकल क्वांटिटी के साथ तो नहीं करेंगे। यानी कि इसका मतलब फिजिक्स के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके साथ हम गलती एक ही तरीके की करते हैं, उनके मेजरमेंट में। या तो हम उनका फॉर्मूला सही नहीं लगाते, या हम उनकी यूनिट को सही नहीं लिखते, या हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो क्या दे रखा है और हमें क्या निकालना है। और इन सभी रीजन से हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट में गलती हो जाती है। ठीक है, दूसरा रीजन है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप माइंड ब्लोइंग पर्सन हैं, आप फिजिक्स की लैब में काम करते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं आप भी पढ़ाते हैं, पर लेकिन आप बिल्कुल सही पढ़ाते हैं, करेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, कैलकुलेशन भी सही चल रही है, कैलकुलेशन सही करते करते बट लेकिन आपकी जो रीडिंग है वो गलत आ रही है। रीजन क्यों है, क्योंकि जिस मशीन से आप रीडिंग ले रहे हो वो मशीन आपकी गलत बता रही है। इसका मतलब अब की बार जो कमी हो गई किसकी वजह से हो गई, किसी मशीन की वजह से हो गई। तो मतलब ये सारी की सारी हम जो कमी पढ़ते हैं, ये कमियां जो हैं वो कमी ही इस चैप्टर के अंदर पढ़ाई जाती है और उसी को नाम दे दिया जाता है एरर। एरर का मतलब होता है कि फिजिकल क्वांटिटी के अंदर होने वाली कमी, या फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में होने वाली कमी, कि फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट आप करोगे उसमें क्या कमी होती है, कैसे उसके अंदर कमी आती है। अब वो निकलता कैसे है मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं। जैसे मैं फिजिक्स का टीचर हूं और आप फर्दर स्टूडेंट हैं, तो मैंने किसी भी प्रैक्टिकल लैब के अंदर गया, स्कूल के अंदर या डिग्री कॉलेज के अंदर, वहां मैंने फिजिक्स का कोई भी प्रैक्टिकल किया और प्रैक्टिकल करने के बाद सपोज करो मुझे पढ़ने का काफी टाइम से एक्सपीरियंस है, तुम लोगों से तो ज्यादा ही है थोड़ा सा, ठीक है, भले ही आपको थोड़ा से आपसे ज्यादा ही है एक्सपीरियंस। तो मैंने वहां बिल्कुल उसकी रियल वैल्यू निकाली कि हाँ काइनेटिक एनर्जी इतना होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी इतना होना चाहिए। फिर मैंने ये काम करके फिनिश कर दिया और ये सारी चीज एक बोर्ड पे लिख दी कि भाई मेरी काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर 5 जूल आएगी।
फिर मैंने आपका ग्रुप बनाया, आप स्टूडेंट थे, फर्दर मैं आपको लैब में लेके गया, मैंने ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाने के बाद मैंने आपको कहा कि अब आप अपने तरीके से मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी को निकाल के बताओ। तो कुछ बच्चे हैं जो सटीक वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू जो मैंने निकाल के आया हूं 5 जूल वही निकाल लेंगे। कुछ बच्चे उनमें से आंसर बताएंगे, सर मेरा तो 2 जूल आ रहा है, सर मेरा 4 जूल आ रहा है, सर मेरा तो 1 ही जूल आ रहा है, सर मुझसे तो निकला ही नहीं। तो इसका मतलब आपका आंसर सही नहीं है, आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी। तो मैं क्या करूंगा, आपने कहीं ना कहीं क्या करी, मिस्टेक करी। अब वो मिस्टेक कितने की करी वो मैं आइडेंटिफाई करूंगा। आपकी वैल्यू गलत आई तो मिस्टेक तो आपने कर दी, एरर तो उस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर लगा दिया, पर आपने कितने की मिस्टेक करी वो मैं कैसे निकालूंगा कि जो मेरा रियल वैल्यू होगा ना, जो मैंने आइडेंटिफाई किया है और जो आपने आइडेंटिफाई किया है, उस रियल वैल्यू में से आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, माइनस। सपोज करो मेरी आई 5 जूल और एक स्टूडेंट है एक्स, इसकी आई 3 जूल। तो 5 में से 5 एक रियल वैल्यू है और 3 एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट किया है। तो रियल वैल्यू में से मैं एक्सपेरिमेंट वैल्यू को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। माइनस करने पे आया 5 में से 3 माइनस करा 2, इसका मतलब तूने 2 एरर की मिस्टेक करी। यानी कि आपके आंसर और मेरे आंसर में 2 एरर की कमी है, आपने 2 की कमी है। यानी कि आपको 2 जूल एनर्जी और आना चाहिए था, आपने कहीं ना कहीं वैल्यू पुट करने में या वैल्यू सेट करने में गलत कर दी, आपकी रीडिंग गलत आई। तो मतलब जो रियल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसे ही क्या बोलते हैं बेटा, एरर। उसे क्या बोलते हैं, एरर। तो वही मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू, ये ध्यान देना, द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इस मेजर्ड वैल्यू को बेटा मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी बोल सकता हूं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करके ही वैल्यू निकालते हैं। इज कॉल्ड एरर, इज कॉल्ड एरर। यानी कि रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंट वैल्यू के डिफरेंस को ही क्या बोल देते हैं हम, एरर। आई बात समझ में। जैसे सपोज करो किसी भी मैं प्रैक्टिकल लैब में गया, फिजिक्स की लैब में गया, और फिजिक्स की लैब के अंदर मैंने एक सिंपल पेंडुलम देखा। आजकल ऑलमोस्ट सबके घर में पेंडुलम वाली वॉच है, लगी हुई रहती है, घड़ी, दीवार घड़ी, उनके नीचे पेंडुलम चलता है। तो पेंडुलम चलने की सिचुएशन एक ही होती है, जब आप नई नई घड़ी लेके आते हो तो पेंडुलम ऐसे दिखाई देता है। वो सबसे पहले जब हम उसे सेल डालते हैं तो वो ऐसे जाता है, कुछ टाइम बाद वो ऐसे जाता है। तो सपोज करो यहां से वो चलना शुरू करता है, यहां से गया, मैक्सिमम हाइट पे गया, वापस आया, वापस आने के बाद वो इधर मैक्सिमम गया और मैक्सिमम से फिर यहां पे आ गया सेंटर पे। तो यहां से जाना, वापस आना, फिर इधर जाना, इधर से फिर वापस सेंटर में आना, इसको बोलते हैं एक राउंड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक राउंड। ऐसे गया, ऐसे आया, फिर से ऐसे आ गया, इसका मतलब इसको बोलते हैं एक राउंड। तो जब मैं लैब के अंदर सिंपल पेंडुलम पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t = 2π√L/g, जिसकी रियल वैल्यू एक राउंड को कंप्लीट करने में 2 सेकंड का टाइम ले रहा है। एक राउंड को कंप्लीट करने में कितने सेकंड का टाइम, 2 सेकंड का टाइम। ये उसकी रियल वैल्यू है और यही चीज गैलीलियो ने बताई थी। यही चीज किसने बताई थी, गैलीलियो ने, क्योंकि गैलीलियो ने भी पेंडुलम के बाद ऊपर बात करी थी कि एक राउंड को लेने में वो 2 सेकंड का टाइम लेता है और रियल में घड़ी इतना ही टाइम लेती है। उसके बाद आप देखना, फिर जब मैंने कुछ बच्चों को लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए बताया तो कुछ बच्चे बता रहे थे सर कि एक राउंड को करने में 4 सेकंड का टाइम लग रहा है। एक राउंड को करने में कितना टाइम लग रहा है बेटा, एक राउंड को करने में 4 सेकंड का टाइम लग रहा है। एकदम मैंने तुम्हारी बात सुनी और तुम्हारी बात सुन करके मैं डरा, यार आपने तो कहीं स्टूडेंटों मिस्टेक कर दिया बेटा, आपने तो मिस्टेक कर दी, आपने तो एरर पढ़ना शुरू कर दिया। इसका मतलब आप धीरे धीरे एरर में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसका मतलब आप एरर करते जा रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई 4 सेकंड,
तो मुझे फिर आपने पूछा सर रियल वैल्यू तो आपने बताई थी 2 सेकंड, हमारी वैल्यू आई है 4 सेकंड, तो सर हमारी कितने की एरर हुई या कितनी एरर हुई? तो मैंने बोला बेटा एरर निकालने का एक तरीका होता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस रियल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस रियल वैल्यू। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में से अगर आप रियल वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपकी एरर का पता चल जाएगा। मैं आपसे एक बात और बता दूं, ये जो फॉर्मूला है ये बेटा फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। जरूरी नहीं है कि एरर जो है, एरर निकालने के लिए आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में से ही रियल वैल्यू को माइनस करो, नहीं, आप रियल वैल्यू में से भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को माइनस कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज ज्यादा आ रही है। सपोज करो यहां पे मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम आती तो मैं रियल वैल्यू में से माइनस करता तो मुझे एरर पता चलता, पर यहां पे मेरा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब मैंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में से रियल वैल्यू माइनस करूंगा तब जाकर के मेरी एरर का पता लग जाएगा। मतलब मैं अब जो वैल्यू हमारी ग्रेटर होगी, जो वैल्यू हमारी बड़ी होगी, चाहे वो रियल हो चाहे एक्सपेरिमेंटल हो, उसमें से माइनस करूंगा। तो आप ध्यान समझ लेना कि जब मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में से रियल वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो मुझे एरर का पता लग जाएगा कि मेरी कितनी एरर हुई। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एरर। कि हमने रियल में कितनी एरर बनाई या कितनी एरर करी, उसी चीज को क्या बोलते हैं बेटा? एरर। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? इसे बोलते हैं एरर। यानी कि हम एक्सपेरिमेंटल के टाइम पे जो भी कर रहे हैं, जो भी कमी हम निकल रही है या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर्ड में जो भी दिक्कत हमें आ रही है उसे हम एरर बोल रहे हैं। स्टूडेंट दैट्स क्लियर यहां तक? बिल्कुल। आगे चलते हैं। यहां तक तो आपको बेसिक डेफिनेशन स्कूल में बताई भी नहीं होगी कि बस। अब आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर कि एरर के क्लासिफाई करते हैं कि एरर जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। बेटा एरर जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, यही आपको याद रखना है। एरर 2 टाइप की होती हैं। नंबर 1 सिस्टमेटिक एरर और नंबर 2 रैंडमली एरर। नंबर 1 सिस्टमेटिक एरर और नंबर 2 रैंडमली एरर। अब इनके बारे में समझे, रटना नहीं है, बिल्कुल समझ के चलना है। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक से पता चल रहा है किसी भी सिस्टम में एरर आना, किसी भी मशीन के लगातार किसी सिस्टम के अंदर एरर आना। सिस्टमेटिक एरर, लगातार एरर आना, लगातार मैं एक्सपेरिमेंट करता जा रहा हूं, यार अब भी नहीं आ रहा, अब भी नहीं आ रहा, अब भी नहीं आ रहा, लगातार किसी ना किसी वजह से एरर आना। ऐसी एरर्स को बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। एक होता है रैंडमली एरर, मतलब रैंडम एरर। रैंडम एरर जो होती है वो कभी कभी होती है, किसी न किसी चीज में वैसे होती है। अब की बार सही आ गया, फिर गलत आया, फिर लगातार 2-3 बार सही आ गया, फिर एक गलत आ गया। मतलब वो रैंडमली जो एरर आ रही है वो रैंडमली तरीके से आ रही है, वो कॉन्टिन्यूसली नहीं आ रही, वो किसी सिस्टम्स की वजह से नहीं आ रही, वो कभी किसी अलग अलग वे में आ रही है। तो ऐसी एरर को बोलते हैं रैंडमली एरर। इनका कोई डेफिनेशन नहीं होता, आपको बस ऐसे ही समझना है। सिस्टमेटिक एरर जो किसी सिस्टम की वजह से हो और रैंडमली एरर हमारी वजह से हो। ध्यान से समझना बेटा, सिस्टमेटिक एरर जो किसी सिस्टम की वजह से हो, जो किसी मशीन की वजह से एरर आए, जो किसी मौसम की वजह से एरर आए, उसको सिस्टमेटिक एरर, जो लगातार एरर चले। रैंडमली एरर हमारी वजह से, यानी कि हम जो एरर निकालते हैं वो रैंडमली एरर निकालते हैं। ऐसी बात थोड़ी है कि हर समय हम आंसर गलत ही निकालते हैं, सही आंसर भी लेकर के आते हैं। बात क्लियर है ना बेटा? तो इसका मतलब रैंडमली एरर हम खुद करते हैं और सिस्टमेटिक एरर सिस्टम के थ्रू होता है। आई बात समझ में? इतना तो समझ सकते हो ना। फिर मैंने फर्दर क्या किया, सिस्टमेटिक एरर को, जब हम जो सिस्टमेटिक एरर होता है उसका हमें रीजन आइडेंटिफाई होता है कि वो क्यों हो रही है, वो क्यों हो रही है। किसी सिस्टम की वजह से, आपके घर एक मशीन है आटा पीसने की, अब वो आटा नहीं पीस रही, आटा खराब पिस रहा है, तो आपकी उस कमी को पता है कि हमारी मशीन खराब है। दूसरा, मशीन तो अच्छी है पर लाइट अच्छी नहीं आ रही, तो आपको रीजन पता है कि हमारी लाइट अच्छी नहीं आ रही। मतलब उसमें जो बार बार हमें आटा पीसने में जो कमी हो रही है उसका रीजन हमें पता है, उसका रीजन आइडेंटिफाई है, उसका रीजन आइडेंटिफाई है। ठीक है ना? तो इसका मतलब जो सिस्टमेटिक एरर होता है उसका रीजन हमें आइडेंटिफाई होता है, जबकि रैंडमली होने वाली एरर का हमें क्या होता है, रीजन आइडेंटिफाई नहीं होता। तो बहुत अच्छे से याद करो, देखो सिस्टमेटिक एरर सिस्टम के थ्रू होने वाली एरर, रैंडम एरर हमारी वजह से होने वाली एरर को रैंडमली एरर बोलते हैं।
अब हमें सिस्टमेटिक एरर का रीजन आइडेंटिफाई होता है कि वो क्यों होती है, जबकि रैंडमली एरर का हमें क्या रीजन मालूम नहीं होता। दैट्स क्लियर बेटा। उसके बाद अब रीजन आइडेंटिफाई है, तो मैंने फर्दर सिस्टमेटिक एरर को 3 तरीके से बताया। एक तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक एनवायरमेंटल एरर और एक ऑब्जर्वेशनल एरर। क्लियर? ये आपको लिखना है। आज एरर शुरुआत हो चुकी है, आपको नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल एरर के ऐसे ही बनाते चलना। 3 से 4 दिन, 3 लेक्चर के अंदर एरर खत्म हो जाएगा बहुत मजे में। इंस्ट्रूमेंटल एरर, अरे किसी मशीन की वजह से एरर आना, पता लगी मैं सब कुछ सही कर रहा हूं पर मेरी रीडिंग गलत आ रही है। मैंने कोई एक भी किसी चीज के अंदर कोई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसको करंट दिया, भाई मेटल भी अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे से दी, और मैं एम्पियर मीटर लगा दूंगा करंट मेजर करने के लिए। अब वो अच्छे से करंट मेजर नहीं करेगा, तो वो जो एरर आएगी वो किस वजह से आएगी? इंस्ट्रूमेंट की वजह से। तो ऐसी एरर जो मशीनों की वजह से होती हैं या मशीनों के खराब होने की वजह से होती हैं, ऐसी एरर को इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्लियर? उसके बाद एनवायरमेंटल एरर। अब आप सपोज करो कहीं पर टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं कहीं पर, और अचानक से मौसम खराब हो जाए और आपके नेटवर्क चले जाएं, तो यानी कि आप अच्छे से कोई भी चीज मेजर नहीं कर पाएंगे। आप कंप्यूटर से कोई चीज मेजर कर रहे हैं, ऑनलाइन कुछ मेजर कर रहे हैं, और एनवायरमेंट की वजह से आपके नेटवर्क चले जाएं, तो आप अच्छे से मेजर नहीं कर पाएंगे, आपकी रीडिंग गड़बड़ा जाएगी। तो वो कमी किसकी वजह से आई? एनवायरमेंट की वजह से आई। वो कमी किसकी वजह से आई बेटा? एनवायरमेंट की वजह से आई, इसलिए उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल एरर। क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल एरर। दैट्स क्लियर। उसके बाद नंबर 3 ऑब्जर्वेशनल, यानी कि जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब निरीक्षक। जैसे आप स्टूडेंट हो, आप कोई एग्जाम दो, आपने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया, पर जब मैंने आपकी कॉपी चेक करी तो मैं अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाया। आपको अंदाजा था मेरे तो 40 अबाउट 50, यानी मैंने के 50 में से 40 नंबर आएंगे, कंफर्म थे, मैंने दे दिए 28, तो आपके अंदर शंका होगी कि सर ने अच्छे से कॉपी चेक नहीं करी। बाद में मैंने कॉपी देखा तो मैंने देखा यार मेरे ऑब्जर्वेशन में कमी थी, या तो मुझे किसी जल्दीबाजी में करी, या मैंने अच्छे से नहीं कर पाया, या मुझे नॉलेज नहीं थी। ये 3 फैक्टर हो सकते हैं। तो वो सारे जो मार्क्स कम आए मेरे ऑब्जर्वेशन की वजह से आए। तो ये जो एरर हुई तुम्हारे मार्क्स के अंदर वो मेरे ऑब्जर्वेशन की वजह से हुई, तो ऐसी एरर को बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। कि जो एरर हमारे ऑब्जर्वेशन की वजह से होती है उसे ऑब्जर्वेशनल एरर बोलते हैं। तो फर्दर सिस्टमेटिक एरर हमारी जो होती है सिस्टमेटिक, देखो एरर कितने टाइप की? 2, सिस्टमेटिक एरर, रैंडमली एरर। सिस्टमेटिक एरर जो है किसी सिस्टम की वजह से होती है, रैंडमली एरर किसी सिस्टम की वजह से नहीं होती, वो हमारी वजह से होती है। सिस्टमेटिक एरर का पूरा रीजन हमें पता होता है, रीजन आइडेंटिफाई होता है, जबकि रैंडमली एरर का कोई भी रीजन आइडेंटिफाई नहीं होता। दैट्स क्लियर। उसके बाद जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से होने वाली एरर को इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशन की वजह से होने वाली एरर को ऑब्जर्वेशनल एरर, एनवायरमेंट की वजह से होने वाली एरर को एनवायरमेंटल एरर। ठीक है बेटा, ये बेसिक सी चीज आपको पता चली। आप इनको बिल्कुल बनाए नोट्स, और बेटा ध्यान रखना अब मैं फिजिक्स बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अगला चैप्टर तो और भी मजेदार है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन को पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। और उसके बाद तो हम वेक्टर पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल से पहले मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा, पर उससे पहले मैं मोशन पढ़ाऊंगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसी जोश से पढ़ना है और इसी ताकत से आपको भी पढ़ाई करनी है। ठीक है बेटा, थैंक यू आज की क्लास के लिए। आज जितना भी पढ़ाया उसको पढ़िएगा, इनके नोट्स बनाइएगा, और डायमेंशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, और उसके बाद आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप उसे डिस्क्रिप्शन में लिखिए, और जो भी मेरा नियर बाई स्टूडेंट है वो व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा आज की क्लास के लिए।